A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers and learners. So dear students, as we are learning synthesis, under synthesis topic we are learning formation of complex sentences. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम लोग सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन लर्न कर रहे हैं कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी लर्नड हाउ two or more than two simple sentences are combined into one simple sentence by using noun class. So पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लर्न किया कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को नाउन क्लास का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, को मिलाकर या कंबाइन करके नाउन क्लास के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है. ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में लर्न किया और डिटेल में स्टडी किया नाउन क्लास के बारे में और नाउन क्लास का प्रयोग किस तरह से दो सिंपल सेंटेंसेस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में किया जाता है. In this video lecture number 12, we will learn how complex sentences are made by using adjective class. How two or more than two simple sentences are combined into one complex sentence by using एडजेक्टिव क्लास. सो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए कंबाइन किया जाता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यह थोड़ा इजी है नाउन क्लास की अपेक्षा. नाउन क्लास बनाने में थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन एडजेक्टिव क्लास थोड़ा इजी है क्योंकि यहाँ सिंपल सेंटेंसेस को पढ़कर आसानी से ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग होगा. किस सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लास में बदलना है यह समझने में थोड़ी आसानी होती है. जब दो सिंपल सेंटेंस आपके दिए गए हों क्वेश्चंस में, जब उनको आप पढ़ेंगे दोनों सिंपल सेंटेंसेस को, तो आप पाएंगे कि प्रायः जो दूसरा सिंपल सेंटेंस है वह पहले सिंपल सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होता है. जो दूसरा सिंपल सेंटेंस होता है वह पहले सिंपल सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होता है और वो उसी जब हमें निश्चित हो जाए कि हाँ एक किस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है दूसरा सिंपल सेंटेंस, तो उस सिंपल सेंटेंस को इन सूटेबल कंजंक्शंस का प्रयोग करते हुए हम एडजेक्टिव क्लास में चेंज करते हैं और एडजेक्टिव क्लास में चेंज करने के बाद उसको फर्स्ट सेंटेंस यानी जो प्रिंसिपल क्लास हमारा बनता है उससे कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं. एडजेक्टिव क्लास आप कैसे बनाएंगे? एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए आपको ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये इसके नीचे मैंने आरपी लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन. ये सब जो है हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, कंजंक्शन भी कहलाते हैं. इन्हीं से हम जो है एडजेक्टिव क्लास को बनाते हैं इनका प्रयोग करते हुए
सेंटेंस के सेंस के आधार पर कि कहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन सूटेबल होगा, उसको लेकर हम एडजेक्टिव क्लास का निर्माण करते हैं और फिर उस एडजेक्टिव क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़कर दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। दूसरा मैंने लिखा आर, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये है रिलेटिव एडवर्ब। तो हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस के सेंस के आधार पर हमें जो है इन कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए भी एडजेक्टिव क्लास बनाना पड़ता है। कहीं पर हाउ, कहीं पर व्हाई, कहीं पर व्हेन, कहीं पर वेयर। तो इन सब जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब दिए गए हैं ब्रैकेट में, इनका प्रयोग करके ही हम उस दूसरे सेंटेंस को जिसमें पहले सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई गई होती है, उसे एडजेक्टिव क्लास में बदलकर प्रिंसिपल क्लास से जोड़ देते हैं और इस तरह से हमारा जो है दोनों सिंपल सेंटेंस मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किन परिस्थितियों में किस रिलेटिव प्रोनाउन का हम प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे। ये हम प्रैक्टिस के द्वारा लर्न करेंगे, सेंटेंसेस को पढ़कर समझकर। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने जो लिखा है, आई सा अ कैट, द कैट वॉज क्रॉसिंग द रोड। फर्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल में आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आई सा ए कैट, मैंने एक कैट को देखा। और दूसरे सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, द कैट वॉज क्रॉसिंग द रोड। दूसरे सेंटेंस में इसी कैट के बारे में बताया जा रहा है, कैट की विशेषता बताई जा रही है, कैट की व्याख्या की जा रही है कि वो कैट जो थी रोड क्रॉस कर रही थी। आई सा अ कैट, द कैट वॉज क्रॉसिंग द रोड, मैंने एक कैट देखा, बिल्ली देखा, वो बिल्ली जो है रोड क्रॉस कर रही थी। अब हमें दूसरे सेंटेंस को एडवर्ब क्लास में बदलना है, क्योंकि दूसरा सेंटेंस जो है वो पहले सेंटेंस में प्रयुक्त कैट की जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है या उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब हमें समझना यह है कि हमें यहाँ पर क्या प्रयोग करना है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने बताया था पहले भी, हु का प्रयोग मैन के लिए, हु, हुज, हुम, ये सब मैन के लिए, और विच का प्रयोग जो है वो एनिमल और निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो है आपकी कैट है, कैट एनिमल है, तो हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे, विच का प्रयोग। तो सेंटेंस हमारा विच का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, विच वाज क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ जो प्रोनाउन प्रयुक्त नाउन प्रयुक्त हुआ है, इसके स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इसके स्थान पर हम लोग प्रयोग करेंगे विच, यानी इस द कैट के स्थान पर हम रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करके इसे एडजेक्टिव क्लास में बदल देंगे, विच वाज क्रॉसिंग द रोड। इस तरह से अब सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे, आई सा अ कैट विच वाज क्रॉसिंग द रोड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा कि ये एडजेक्टिव क्लास में दूसरा सेंटेंस बदल गया। एडजेक्टिव क्लास में बदलने के लिए हमने क्या किया, यहाँ के जो नाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर था उसको रिमूव करके उसके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किया और विच का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, तो मिल करके हमारा सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई सा अ कैट विच वाज क्रॉसिंग द रोड।
ओके क्रिएशंस, आई होप कि आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया था कि एडजेक्टिव क्लास बना करके का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना थोड़ा इजी होता है नाउन क्लास की अपेक्षा। ओके क्रिएशंस, आइए सेकंड एग्जाम्पल। शी गेव मी ए कैमरा, द कैमरा वाज वेरी चीप। सेकंड एग्जाम्पल को भी देखिए, शी गेव मी ए कैमरा, उसने मुझे कैमरा दिया। द कैमरा वॉज वेरी चीप, दूसरा सेंटेंस बताया जा रहा कि कैमरा बहुत चीप था, बहुत सस्ता था। उसने मुझे एक कैमरा दिया, कैमरा आप जानते होंगे जिससे फ़ोटो खींची जाती है। उसने मुझे एक कैमरा दिया, द कैमरा वॉज वेरी चीप। दूसरे सेंटेंस में फिर जो है इसी कैमरे की जो है विशेषता बताई जा रही है। कैमरे के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, द कैमरा वाज चीप। यहाँ पर कैट के बारे में था दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर कैमरा के बारे में। तो फिर से आपको समझ में आ रहा होगा, कैमरा एक इंस्ट्रूमेंट है। और अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द कैमरा, इसके स्थान पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके फर्स्ट सेंटेंस से इसको जोड़ देंगे जब, तो इस तरह से दोनों सिंपल सेंटेंस मिलकर हमारा एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग के द्वारा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो शी गेव मी कैमरा, द कैमरा वाज वेरी चीप, उसने मुझे एक कैमरा दिया, कैमरा बहुत सस्ता था। तो यहाँ पर जब आप विच का प्रयोग करेंगे, अगेन विच रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ प्रयोग होगा, क्योंकि कैमरा वस्तु है। मैंने बताया कि अगर एनिमल और थिंग्स का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट का स्थान पर और उसके लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लास बनाना है, तो हम वहाँ पर विच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी विच का प्रयोग होगा। इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा वो ये है, शी गेव मी a camera which was very cheap. ओके क्रिएशंस, तो इस तरह से आपने देखा कि दूसरे एग्जाम्पल में भी दो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करने के लिए या दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किया गया। ओके क्रिएशंस, सो हम लोग आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल है, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल आस्था रीड हियर इन हर चाइल्डहुड। दिस इज द स्कूल आस्था रीड हियर इन हर चाइल्डहुड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस है दिस इज द स्कूल, दूसरा सेंटेंस है आस्था रीड हियर इन हर चाइल्डहुड। दूसरा सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? उसी स्कूल के बारे में और इंट्रोडक्शन करा रहा है कि आस्था यहाँ अपने बचपनावस्था में पढ़ती थी। यह स्कूल है जहाँ आस्था अपने बचपनावस्था में पढ़ती थी। जहाँ का सेंस आ रहा है, अपने आप आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम इस स्कूल प्लेस के बारे में दूसरा सेंटेंस बता रहा है और स्कूल के लिए हियर का प्रयोग किया गया इंडिकेशन में, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डमी कह सकते हैं। तो इस तरह से दिस इज द स्कूल आस्था रीड हियर इन हर चाइल्डहुड। यह स्कूल है जहाँ आस्था अपने बचपनावस्था में पढ़ती थी, या यहाँ आस्था अपने बचपनावस्था में पढ़ती थी। ये सिंपली सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ। तो इसको हम किस कंजंक्शन के द्वारा यहाँ पर हम प्रयोग करके यहाँ पर जो है
हम वेयर का प्रयोग करेंगे। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वेयर। वेयर, तो इस तरह से जोड़ेंगे सेंटेंस को। दिस इज द स्कूल वेयर आस्था रीड इन हर चाइल्डहुड। दिस इज द स्कूल वेयर आस्था रीड इन हर चाइल्डहुड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से जो है आप यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे। आप इससे पहचान सकते हैं जिस सेंटेंस में प्लेस को इंडिकेशन करने के लिए हियर का प्रयोग किया गया होगा, तो वहाँ पर आप वेयर रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे। थोड़ी सी पहचान है हियर से, तो और सेंटेंस के सेंस से आप समझ सकते हैं कि यह वही स्कूल है। दिस इज़ द स्कूल आस्था रीड हियर इन हर चाइल्डहुड। आस्था अपने बचपनावस्था में यहाँ पढ़ती थी। थोड़ा दूसरे शब्दों में हम कहना चाहेंगे तो कह लेंगे यह वही स्कूल है जहाँ अपने बचपनावस्था में आस्था पढ़ती थी। सो दिस इज़ द स्कूल वेयर, वेयर का प्रयोग करके जो है ये वेयर रिलेटिव एडवर्ब है, कंजंक्शन के रूप में वेयर का प्रयोग होगा और वेयर का प्रयोग करके हम एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे। वेयर आस्था रेड इन हर चाइल्डहुड। ये आपका यहाँ हियर हट जाएगा, वेयर आस्था रेड इन हर चाइल्डहुड। इस तरह से आपका एडजेक्टिव क्लास बनेगा और प्रिंसिपल क्लास जो फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ द स्कूल उससे जुड़ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। दोनों सेंटेंस मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। दिस इज़ द स्कूल where आस्था read, ये रीड सेकेंड फॉर्म में है, रेड इन हर चाइल्डहुड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। सम मोर एग्जांपल्स वी डू। So 3 examples we have done so far. Now we will move forward to example number 4. So just wait dear students, I am writing example number 4. Example number 4, the thief was caught. The thief was caught. फर्स्ट सेंटेंस है एंड सेकेंड सेंटेंस फोर्थ एग्जाम्पल में ही हैड स्टोलन माई वॉच। स्टोलन माई वॉच। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है द थीफ वॉज कॉट। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है ही हैड स्टोलन माई वॉच। सेकेंड सेंटेंस को अगर ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में चोर पकड़ा गया, सेकेंड सेंटेंस कह रहा है उसने, ही हैड स्टोलन माई वॉच, उसने मेरी वॉच चुराया था। स्पीकर कह रहा है द थीफ हैड वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया, ही हैड स्टोलन माई वॉच, जिसने यानी जिस चोर ने या उसने मेरी घड़ी चुराई थी।
अब यहाँ पर किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके आप एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ये थीफ की ही विशेषता दूसरा सेंटेंस बता रहा है, थीफ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके ही हम इन दो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं या कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर द थीफ के लिए ही का प्रयोग किया गया। अब यहीं पर हमको जो है रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लास बनाना है ही के स्थान पर। तो ही से ही आपको क्लियर है कि थीफ के लिए ही का प्रयोग किया गया है। थीफ कोई मैन है, कोई आदमी होगा, लड़का होगा। तो अब यहाँ पर किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा? अब यहाँ पर जो है विच का नहीं होगा, दैट का भी नहीं होगा, किसका होगा? हु का। हुज का नहीं होगा, हुम का नहीं होगा, क्योंकि ये हुज जो है पॉजिटिव केस में होते हैं, हुम ऑब्जेक्टिव केस के लिए। सब्जेक्टिव केस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करना है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हु, यहाँ सुटेबल जो रिलेटिव प्रोनाउन आपका होगा वो क्या होगा? हु। अब दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना है, एडजेक्टिव क्लास जिसकी बता रहा होता है, जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होता है, उसी के पास जितना संभव हो सकता है उसके पास ही वो प्रयुक्त होता है, उससे पहले उसके जस्ट बाद जितना संभव हो सके। तो यहाँ पर जब हु का प्रयोग करेंगे तो हु हैड स्टोलन माई वॉच, ये आपका एडजेक्टिव क्लास हुआ। अब ये एडजेक्टिव क्लास किसके बाद प्रयुक्त होगा? जिसकी ये विशेषता बता रहा है। तो विशेषता किसकी बता रहा है? द थीफ की। तो द थीफ के जस्ट बाद हम क्या करेंगे? हु हैड स्टोलन माई वॉच लिखेंगे। द थीफ हु हैड स्टोलन माई वॉच। वाज काट को हम कहाँ लिखेंगे? लास्ट में। ये ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है। द थीफ who had stolen my watch was caught। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। द थीफ हु हैड स्टोलन माई वॉच वाज कॉट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से जो है जब हम एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि वह एडजेक्टिव क्लास जितना पॉसिबल हो सके वह उस नाउन या प्रोनाउन के समीप प्रयुक्त होना चाहिए जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है या जिसकी वह विशेषता बता रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है आपका सेंटेंस हुआ, द थीफ हु हैड स्टोलन माई वॉच वाज कॉट। अगर आप इस तरह से कर देते द थीफ वाज कॉट हु हैड स्टोलन माई वॉच, तो यह इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाता। अगर आप सीधा लिखते द थीफ वाज कॉट हु हैड स्टोलन माई वॉच, यह आपका इनकरेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता। फाइंड आउट एरर में इस तरह से क्वेश्चन दे करके पूछा जा सकता है। Okay, students, so we move to the example number 5. One more example I do so that it may clear to you how relative adverb or relative pronoun are used to make adjective class and how adjective class is used to combine principal class to make a complex sentence. Okay, students, nobody know the reason. Sorry, Sita was weeping for some reason. Example है, Sita was weeping for some reason. Sita was weeping for some reason. सेकंड सेंटेंस है,
nobody knew the reason. Nobody knew the reason. Okay, students. So Sita was reading for some reason. Nobody knew the reason. ये आपका फिफ्थ एग्जाम्पल है जिसको आपको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। सो फोकस ऑन द फर्स्ट सेंटेंस, सीता वाज वीपिंग फॉर सम रीजन। सीता कुछ कारण से, किसी कारण से रो रही थी। सीता वाज वीपिंग फॉर सम रीजन, नोबडी न्यू द रीजन। और अगले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति कारण को नहीं जानता था। देखिए यहां पर दूसरा सेंटेंस किसकी विशेषता बता रहा है? रीजन की, कि सीता किसी कारण से रो रही थी। नोबडी न्यू द रीजन, कोई व्यक्ति कारण को नहीं जानता था। तो इस तरह से जब कारण का भाव आए, सेंस आए, तो वहां पर जो रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग होता है एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए, वो है वाई। अगर आप खुद हिंदी सेंटेंस से समझने की कोशिश करें कि कोई नहीं जानता था सीता क्यों रो रही थी। नोबडी न्यू द रीजन, कोई नहीं जानता था सीता क्यों रो रही थी। तो यहाँ पर जो है ये आपका प्रिंसिपल क्लास होगा और ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लास बनेगा, एडजेक्टिव क्लास के रूप में चेंज होगा। वाई सीता वाज वीपिंग, वाई सीता वाज वीपिंग, यह आपका जो है क्या बनेगा? एडजेक्टिव क्लास, रिलेटिव एडवर्ब वाई का प्रयोग करके। वाई सीता वाज वीपिंग, नोबडी न्यू द रीजन, फॉर सम रीजन, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूजलेस हो जाएगा। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा तो सबसे पहले लिखा जाएगा नोबडी न्यू द रीजन, आपका प्रिंसिपल क्लास, नोबडी न्यू द रीजन। ये हो गया नोबडी न्यू द रीजन, वाई सीता वाज वीपिंग, वाई सीता वाज वीपिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि ये दो सिंपल सेंटेंस किस तरह से एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाए गए, कैसे इनको एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाया गया। तो नोबडी न्यू द रीजन, वाई सीता वाज वीपिंग। यहाँ पर ये पूरा फॉर सम रीजन ये यूजलेस हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, पूरा सेंस आपका आ जा रहा है। यह इतने से नोबडी न्यू द रीजन, वाई सीता वाज वीपिंग, कोई कारण नहीं जानता था कि सीता क्यों रो रही थी। इस अलग अलग सेंटेंस में जब आप सिंपल सेंटेंसेस में देखते हैं, सीता वाज वीपिंग फॉर सम रीजन, सीता कुछ कारण से रो रही थी। नोबडी न्यू द रीजन, कोई कारण जानता नहीं था। यानी अलग अलग सेंटेंसेस में दो बार कारण वर्ड आया, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ही बार, क्योंकि दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, तो रीजन को हमको रिपीट नहीं करना है। इसलिए फॉर सम रीजन यहाँ पर यूजलेस है, अनसुटेबल है और उसको लेफ्ट आउट कर दिया गया, क्योंकि सेंस आपको इतने से ही आ जा रहा है कि नोबडी न्यू द रीजन वाई सीता वाज वीपिंग, कोई कारण नहीं जानता था कि सीता क्यों रो रही थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से इन 5 एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने कोशिश की, आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ 2 simple sentences
are combined into one complex sentence by using adverb clause। तो इन 5 एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने कोशिश किया, अपने बेस्ट प्रयास किया आपको समझाने के लिए कि कैसे 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। सो आप और अपनी ग्रामर बुक से प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसी तरह से सेंटेंस के सेंस को समझते हुए कोशिश करेंगी कि कब किस रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके हमें एडजेक्टिव क्लास बनाकर प्रिंसिपल क्लास से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। यह आप प्रैक्टिस के द्वारा और समझने की कोशिश करेंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे dear students। as I tell you almost in every video lecture some instructions, so I am telling in this video lecture also dear students, वो न्यू व्यूअर्स, न्यू लर्नर्स जो अभी तक हमारे किसी वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हों, तो प्लीज़ वे मेरे चैनल को आरसी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर को एक क्रम से देखें। अभी तक इंग्लिश ग्रामर में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर बना करके आरसी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है, उसको एक क्रम से देखें। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में कि किस क्रम से आपको वीडियो लेक्चर्स देखना है। अगर वो बिल्कुल न्यू लर्नर हैं, बिगिनर हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस के 4 वीडियो लेक्चर सबसे पहले देखें। उसके बाद वो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज टॉपिक पर 8 वीडियो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किया है, उसको देखें। और उसके बाद नरेशन टॉपिक पर 11 वीडियो लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किया है, उसको देखें। और उसके बाद आप आइए ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पर, जिस पर 21 वीडियो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किया हो, आप उसको देखें। और तब लास्ट में आप आइए सिंथेसिस टॉपिक पर। अगर इस तरह से सिंथेसिस टॉपिक पर ये वीडियो लेक्चर 12 है, इसको क्रम से देखें। इस तरह से अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इंग्लिश ग्रामर समझ में आने लगेगी। थोड़ा आप ट्रांसलेशन भी करते चलेंगे, अपने से प्रैक्टिस करते चलेंगे रूल्स को मेमोराइज करने के लिए, तो आपको ग्रामर समझ में आएगी और आपका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रामर के पोर्शन को क्लियर करने में सफल होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।